नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस केमिस्ट्री के पार्ट हमारे चल रहे हैं, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक है आज का, वो है महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक और उनके उपयोग। इधर सारे कार्बनिक यौगिक हैं और इधर उनके उपयोग दिए हुए हैं। तो कौन से यौगिक का क्या कार्य और क्या उपयोग है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है मीथेन। तो मीथेन देखो क्या क्या कार्य करता है। काला रंग, मोटर टायर तथा छापे खाने की स्याही बनाने में, प्रकाश तथा ऊर्जा उत्पादन में, मेथिल एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड व क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में मीथेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ब्यूटेन। ब्यूटेन देखो द्रव अवस्था में एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका? ब्यूटेन का। नेक्स्ट आता है एथिलीन। एथिलीन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने एवं उनके संरक्षण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, निश्चेतक के रूप में, ऑक्सी एथिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में इत्यादि में। फिर आता है एसिटिलीन। एसिटिलीन का उपयोग देखो प्रकाश उत्पन्न करने में, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में, नार्सिलेन नामक निश्चेतक के रूप में, नियोप्रीन नामक कृत्रिम रबड़ बनाने में, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने इत्यादि में एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन का उपयोग देखो क्या क्या होता है। तारों और केबलों के विद्युत रोधन में, बोतलों की टोपियों के स्तर में, न टूटने वाली बोतलें, पाइप, बाल्टी, ग्लास आदि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। पॉलीस्टीराइन। पॉलीस्टीराइन का उपयोग किसमें किया जाता है? अम्ल की बोतलों की टोपियों में जो ऊपर के जो ढक्कन आते हैं, या टोपियां क्या होगी? जो ऊपर के ढक्कन आते हैं। फिर है संचायक सेलों के केस बनाने में। जो संचायक सेल होते हैं उनका केस यानी ऊपर का जो खोल होता है वो बनाने में काम में लिया जाता है पॉलीस्टाइरिन को। एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का उपयोग स्थानीय निश्चेतक के रूप में किया जाता है। फिर आता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का उपयोग शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में, रबर, चर्बी, लाह आदि के विलायक के रूप में, जीवाणुनाशक होने के कारण जंतुओं और वनस्पतियों से पदार्थों के संरक्षण आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मिथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल एल्कोहल का उपयोग मिथिलेटेड स्पिरिट बनाने में, कृत्रिम रंग बनाने में, वार्निश तथा पॉलिश बनाने में, पेट्रोल के साथ मिलाकर इंजनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट इथाइल एल्कोहल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो शराब तथा अन्य एल्कोहलीय पेय बनाने में, दवाओं के काम आने वाले टिंचर बनाने में, वार्निश तथा पॉलिश बनाने में, विलायक के रूप में, मेथिलेटेड स्पिरिट बनाने में, रंग उद्योग में, फलों का इत्र तथा सुगंध बनाने में, पारदर्शक साबुन बनाने में, स्प्रीट लैंप और स्टोवों में, मोटर कार इंजनों में ईंधन के रूप में, घावों को धोने में तथा कीटाणुनाशक आदि के रूप में इथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का उपयोग देखो नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में, घड़ियों के कलपुर्जों को चिकना रखने में, मोहरों की स्याही बनाने में, जल के रंग, जूतों की पॉलिश तथा श्रृंगार सामग्री बनाने में, पारदर्शक साबुन बनाने में, सूजन आदि को ठंडक पहुंचाने वाले मलहम बनाने में, मिठाई, शराब और फलों के संरक्षण में इत्यादि में ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग देखो जीवाणुनाशक के रूप में फोटोग्राफी की प्लेटों पर जिलेटिन फिल्म को स्थिर रखने में,
अंडे की सफेदी से वाटरप्रूफ कपड़ा बनाने में इत्यादि में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। फार्मामिंट, फार्मामिंट का उपयोग गले की दवा के रूप में, चूसने वाली गोलियां बनाने इत्यादि में किया जाता है। एसेल एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड का उपयोग किसमें किया जाता है? रंग तथा दवा बनाने में। मेटा एसेटल्डिहाइड नामक नींद लाने की दवा बनाने में, प्लास्टिक बनाने इत्यादि में किया जाता है। एसीटोन का उपयोग वार्निश, कार्डाइट, क्लोडियन, सेलुलोज, कृत्रिम रेशम आदि को घोलने में, कृत्रिम रेशम तथा संश्लेषित रबर बनाने में, सल्फोनल, क्लोरोटेन, क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म आदि दवाओं के निर्माण में प्रयोग किया जाता है एसीटोन का। फिर आता है फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में, फलों के रसों को सुरक्षित रखने में, चमड़े के व्यापार में, रबर के व्यवसाय में, रबर का स्कंदन करने इत्यादि में फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, सिरके के रूप में, अचार, चटनी आदि बनाने में, औषधि तथा रंग उद्योग आदि में किया जाता है। नेक्स्ट आता है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटामाइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड का प्रयोग रंग उद्योग, एस्प्रिन नामक दवा बनाने में, सेलुलोज से नकली रेशम बनाने इत्यादि में किया जाता है। एसिटामाइड का उपयोग चमड़े, कपड़े आदि को मुलायम करने तथा कागज को नम करने इत्यादि में किया जाता है। इथाइल एसीटेट दवाओं में, कृत्रिम सुगंध उत्पन्न करने में इत्यादि में किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कपड़ों की छपाई तथा रंगाई में, रोशनाई और कोलतार के रंग बनाने में, चमड़े के विरंजन में, 10% विलयन से रोशनाई के निशान साफ करने इत्यादि में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है यूरिया। तो यूरिया का उपयोग देखो खाद के रूप में, फॉर्मेल्डिहाइड तथा यूरिया प्लास्टिक बनाने में, उनके दवाओं के निर्माण में इत्यादि में यूरिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलो, ग्लूकोज। ग्लूकोज का उपयोग विभिन्न तरह के शराब बनाने में, ग्लूकोज के रूप में, मिठाइयों, मुरब्बों तथा फलों के रस सुरक्षित रखने में, कैल्शियम ग्लूकोनेट नामक औषधि के रूप में किया जाता है। बेंजीन का उपयोग विलायक के रूप में, शुष्क धुलाई में, पेट्रोल के साथ मिश्रित कर इंजनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। टोलुइन का उपयोग शुष्क धुलाई में, विलायक के रूप में, दवा उद्योग में, रंग उद्योग में, विस्फोटक बनाने इत्यादि में टोलुइन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का उपयोग एनिलीन एवं फिनोल के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन, इसका उपयोग मिर्बेन के तेल के नाम से साबुनों, पॉलिशों आदि में सस्ती सुगंधी के रूप में किया जाता है, सुगंध लाने के लिए। एनिलीन का प्रयोग रंगों के व्यवसाय में, औषधियों के निर्माण इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट देखो फिनोल। तो फिनोल का उपयोग किस किस में? कार्बोलिक साबुन बनाने में, जीवाणुनाशक के रूप में, बेकेलाइट के निर्माण में, फेनेसिटीन, एस्पिरिन और सेलोल बनाने इत्यादि में फिनोल का उपयोग किया जाता है। बेंजाल्डिहाइड का उपयोग देखो रंग उद्योग में, सुगंधित पदार्थों के निर्माण इत्यादि में किया जाता है। बेंजोइक अम्ल, इसका उपयोग दवा बनाने में, फलों के रस के संरक्षण इत्यादि में किया जाता है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का उपयोग सेकेरिन बनाने में, विलेय रंगों के निर्माण में, सल्फर ड्रग बनाने इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट आता है ईथर। ईथर का उपयोग
निश्चेतक के रूप में, विलायक के रूप में, ठंडक पैदा करने में, एल्कोहल बनाने इत्यादि में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किसमें? अग्निशामक के रूप में किया जाता है। यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन का उपयोग मूत्र रोगों के उपचार में किया जाता है। गेमेक्सिन, गेमेक्सिन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब है रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख नियम। जो केमिस्ट्री के कुछ प्रमुख नियम प्रतिपादित किए गए हैं साइंटिस्टों द्वारा, वो दिए गए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इस सिद्धांत को रशियन वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने कब दिया था? 1750 में दिया था। किसने दिया? लोमोनोसोव ने दिया 1750 में। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का जो कुल द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कॉन्टेस्ट प्रोपोर्शनल। ये क्या कह रहा है? तो इसे किसने दिया? तो इसे प्रुस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया? 1797 में दिया। ये नियम क्या कहता है कि एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भार अनुपात में संयुक्त रहते हैं। कोई भी एक यौगिक होता है, उसमें जो निश्चित प्रकार के तत्व होते हैं वो एक निश्चित भार के अनुपात में संयुक्त होते हैं। और ये नियम किसने दिया? प्रुस्ट ने दिया 1797 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो, गुणित अनुपात का नियम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गुणित अनुपात, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसे किसने दिया? तो एक इंग्लिश वैज्ञानिक हुए जॉन डोल्टन। उन्होंने कब दिया? 1803 ईस्वी में दिया था। यह नियम क्या कहता है कि जब दो तत्व संयोग करके दो या अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। आई बात समझ में? कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और दो से अधिक यौगिक बनाते हैं ना, तो उनमें से जो एक तत्व होता है, एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं और क्या करते हैं? परस्पर वो सरल अनुपात में होते हैं। नेक्स्ट आता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये नियम किसने दिया? तो ये रिक्टस ने 1792 ईस्वी में दिया। ये नियम क्या कहता है? जिस भार अनुपात में जो तत्व पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित भाग से संयोग करते हैं, उसी भार अनुपात या उस भारानुपात के किसी सरल गुणक या सरल भिन्न में वे दोनों तत्व परस्पर संयोग करते हैं। यह नियम क्या, कौन सा नियम कहलाता है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। नेक्स्ट चलो, गे-लुसेक का नियम। अब गे-लुसेक ने प्रतिपादित किया। वैज्ञानिक कौन थे? गे-लुसेक। कब किया? तो 1808 में किया। ये नियम क्या कहता है कि जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती है तो उनके अभिकारी आयतनों में तथा अभिक्रिया में बने गैसीय पदार्थों के आयतनों में सरल अनुपात होता है। नेक्स्ट, ड्यूलोंग और पेटिट का नियम। ड्यूलोंग और पेटिट दोनों ये भी क्या है? साइंटिस्ट हैं। तो दोनों ने दिया, ड्यूलोंग तथा पेटिट ने दिया। कब दिया? 1818 ईस्वी में दिया। ये नियम क्या कहता है कि साधारण ताप पर जो ठोस तत्व होते हैं उनकी परमाणु ऊष्मा लगभग 6.2 कैलोरी होती है। इसकी ठोस तत्वों की क्या होती है? परमाणु ऊष्मा होती है। कितनी? लगभग 6.2 कैलोरी होती है।
और कब होती है? जब ताप साधारण हो। नेक्स्ट आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, ये तो बहुत बार पूछा गया है। तो देखो ये नियम क्या कहता है, नियम किसने दिया? ये हाइजेनबर्ग ने दिया। क्या कहता है नियम ये कि किसी कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ निर्धारण करना असंभव है। यानी कभी भी कण की स्थिति और उसका वेग दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। यही कहलाता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। चलो आगे। इसमें ऐसे पूछा जाता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये कण की स्थिति और वेग से संबंधित है। पाउली का अपवर्जन, यहाँ पॉली लिख दिया, ये इसको सही कर लेना। ये होता है पाउली। पाउली का अपवर्जन नियम। ये नियम क्या कहता है? देखो किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। किसी परमाणु में क्या है? दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, अब देखो केवल हाइड्रोजन में ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सब में दो या दो से अधिक होते हैं। तो उनके लिए जो चारों क्वांटम संख्याएं होगी वो कभी भी एक समान नहीं हो सकती। ये नियम कौन सा नियम है? ये किसने दिया? तो ये पाउली ने दिया, और इस नियम को क्या बोला जाता है? पाउली का अपवर्जन नियम कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हुंड का नियम या हुंड प्रिंसिपल। इस नियम को, ये नियम क्या कहता है? देखो जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम तथा उनके चक्रण यानी स्पिन समदिश होते हैं। आई बात समझ में? तो ये नियम किसने दिया? हुंड ने। और हुंड के नियम को ही क्या कहा जाता है? अधिकतम बहुलता का नियम। लिख लीजिए क्या कहा जाता है? अधिकतम बहुलता का नियम। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अष्टक नियम। ये नियम क्या कहता है? किसने देखो 1916 में किसने दिया? कासल और लुइस ने दिया था। तो इस नियम के अनुसार देखो इसके कथन दो हैं, क्या क्या हो जाएंगे कि जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रासायनिक रूप से अक्रिय हो जाते हैं। बी क्या है कि जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वे रासायनिक संयोग द्वारा उत्कृष्ट गैस तत्व की स्थायी संरचना प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास दूसरे जो परमाणु के चारों ओर जो चक्कर लगाता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, उसके बाह्यतम जो कक्ष होता है उसमें अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण कर लेगा और कम वाला क्या करेगा? उसका त्याग कर देगा। चलो आगे। नेक्स्ट है बोयल का नियम। बोयल का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां दिया गया है, क्या दिया गया है? VA 1/P किसके बराबर है? PV के बराबर, जो क्या होता है? एक प्रकार का नियतांक होता है। नेक्स्ट है चार्ल्स का नियम। ये नियम क्या कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। ये हो गया यहाँ पे V समानुपाती T या फिर V/T बराबर क्या हो जाएगा? ये नियतांक। यहाँ पे देखो A नहीं है, क्या है? समानुपाती है ये।
V समानुपाती 1/P। नेक्स्ट देखो, दाब ताप का नियम। ये नियम कहता है कि स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब परम ताप के समानुपाती होता है, यानी कि P किसके समानुपात होता है? T के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, एवोगाद्रो का नियम, एवोगाद्रो लॉ या एवोगाद्रो प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। ताप और दाब दोनों समान हो तो गैसों का जो समान आयतन होते हैं ना, उनमें अणुओं की संख्या भी समान होगी। ये नियम किसने प्रतिपादित किया? एवोगाद्रो। डोल्टन का आंशिक दाब का नियम, जॉन डोल्टन ने आंशिक दाब का नियम दिया था। ये नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर एक पात्र में रखे गैसों के मिश्रण का कुल दाब घटक गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये नियम दिया जॉन डोल्टन ने। नेक्स्ट है ग्राहम का विसरण नियम या फैलाव नियम। ये नियम कहता है कि निश्चित ताप और दाब पर किसी गैस की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये क्या हो जाएगा? तो R समानुपाती √1/D हो जाएगा। या फिर R समानुपाती 1/D होगा। चलो आगे। नेक्स्ट है रासायनिक तुल्यता का नियम। ये नियम कहता है कि पदार्थों के अभिकारी भारों का अनुपात उनके रासायनिक तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। रासायनिक तुल्यता का नियम। नेक्स्ट, मेंडलीफ का आवर्त नियम। किसने दिया? ये मेंडलीफ ने दिया था। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। नेक्स्ट आता है फिर आधुनिक आवर्त नियम। ये नियम क्या कहता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। मेंडलीफ का नियम तो कहता है कि उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है, और आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। नेक्स्ट आता है उष्मागतिकी का नियम। इस नियम में भी दो नियम हैं। कौन कौन से? प्रथम नियम तो क्या है? एक एकल तंत्र की सब प्रकार की ऊर्जाओं का योग हर समय पर स्थिर रहता है। और इसी का दूसरा नियम कहता है कि ऊष्मा को कार्य के समतुल्यांक मात्रा में परिवर्तित करना असंभव है जब तक कि तंत्र के इसी दूसरे अंग में परिवर्तन न किया जाए। और इसका बी पॉइंट क्या है? बिना किसी बाह्य कर्मक की सहायता के एक स्वयं संचालित यंत्र द्वारा कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु को ऊष्मा देना असंभव है। चलो आगे। अब नेक्स्ट देखो, रेडियो एक्टिव समस्थानिकों की अर्ध आयु और उनके उपयोग दिए गए हैं। इधर रेडियो एक्टिव समस्थानिक, यहाँ उनकी अर्ध आयु और यहाँ पे उनका उपयोग। सबसे पहले आता है Na2 Na24। Na24 Na क्या होता है? Na होता है सोडियम। तो सोडियम का समस्थानिक दिया गया है कौन सा? 24। इसकी अर्ध आयु कितनी होती है? 14.8 घंटे होती है। और अर्ध आयु क्या होती है? अर्ध आयु होती है किसी भी कोई सा भी तत्व कितने समय में अपना मतलब स्वयं का आधा हो जाता है। जैसे मान लो अगर अभी 1 kg है तो ये कितनी देर में इसका आधा 1/2 kg रह जाएगा। उसे कहा जाता है, उस समय को कहा जाता है अर्ध आयु। फिर आता है P
32 यानी फॉस्फोरस, इसका इसकी अर्धायु कितनी है? 14.3 दिन। देखो Na24 का उपयोग क्या है? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खराबी ज्ञात करने में। और फिर दूसरा फास्फोरस का, इसका है रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों, कैंसर, ल्यूकेमिया आदि के उपचार में। फिर आता है I131 मतलब आयोडीन का, इसकी अर्धायु कितनी है? 8 दिन। इसका उपयोग थायराइड ग्रंथि की खराबी ज्ञात करने, थायराइड कैंसर का उपचार करने तथा ब्रेन ट्यूमर ज्ञात करने में किया जाता है। किसका? आयोडीन के समस्थानिक का। फिर आता है फेरम 59 यानी लोहे का, इसकी अर्धायु 44 दिन और उपयोग किसमें? अरक्तता यानी एनीमिया का रोग ज्ञात करने में किया जाता है फेरम 59 समस्थानिक का उपयोग। फिर आता है CO60 यानी कोबाल्ट का 60 समस्थानिक, अर्ध आयु कितनी है? 5.3 ईयर 5.3 वर्ष, उपयोग कैंसर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। फिर कार्बन का 14 समस्थानिक, इसकी अर्धायु सबसे अधिक देखो 5570 वर्ष है इसकी अर्धायु। उपयोग क्या है इसका? अजीवी कार्बनिक वस्तुओं की आयु निर्धारित करने में तथा फोटोसिंथेसिस का अध्ययन करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट